हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स और साथ में पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर्स के बारे में भी देखेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है ऑडिटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और यहाँ पे जो भी आता है आपका ऑडिट, ऑडिट मीटिंग, ऑडिटर्स, ऑडिटिंग, इन सब की डेफिनेशन, और साथ में आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स, और यहाँ पे आता है आपका नेचर। तो ये सब ऑडिटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ये सब कुछ मैंने टॉपिक यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाएगी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के बारे में, और साथ में पावर्स एंड ड्यूटीज़। तो ये आपका कंपनी लॉ के यूनिट नंबर 5 के अंदर ये टॉपिक है। तो सबसे पहले आता है आपका, यहाँ पे हम देखते हैं सेक्शंस को कि कौन सा सेक्शन किससे रिलेट करता है। तो यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहले सेक्शन नंबर 139। 139 के अंदर आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनीज ऑडिटर, कंपनी के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है, ये हमारी वीडियो आपको लास्ट वीडियो में आपको दिख जाएगी। इसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 140, जिसके अंदर आता है रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग स्पेशल नोटिस। इसके बाद में आता है आपका सेक्शन 141, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। तो आज की वीडियो में हम एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन की बात करेंगे। सेक्शन नंबर 142 के अंदर आता है आपका रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स को कितनी रेम्यूनरेशन देनी है, कितनी फ़ी देनी है, कहाँ से देनी है, ये सब इस टॉपिक में कवर होता है। सेक्शन 143 जो है, ये भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिट स्टैंडर्ड्स। इसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 144, ऑडिटर्स नॉट रेंडर्ड सर्टेन सर्विसेज, की ऐसी कौन सी सर्विसेज होती है जो ऑडिटर्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। सेक्शन नंबर 145, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पे ये आता है आपका कि ऑडिटर्स को कौन सी रिपोर्ट्स को यहाँ पे साइन करना पड़ता है। सेक्शन नंबर 146, ऑडिटर्स टू अटेंड जर्नल मीटिंग। सेक्शन 147, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अगर यहाँ पे ऑडिटर्स ने कुछ गलती कर दी है तो उसकी कितनी पनिशमेंट आती है, उसकी इम्प्रिजनमेंट कितना है, फाइन कितना है। सेक्शन नंबर 148, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफिक ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज। तो ये आते हैं आपके कुछ सेक्शंस जो कि आपके रिलेट करते हैं कंपनीज ऑडिटर से। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशन से, जो आता है आपका सेक्शन नंबर 141 के अंदर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141, अब 141 क्या कहता है कि इंडिविजुअल और फर्म, यहाँ पे दो टाइप से डेफिनेशन बताई है कि क्वालिफिकेशन क्या है। अगर वो पर्सन इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के लिए आता है आपका, एन इंडिविजुअल शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ ही इज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो कोई भी पर्सन इंडिविजुअल है, मतलब अगर इंडिविजुअल एंटिटी है, वो अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन क्या आती है कि अगर उसको यहाँ पे कंपनी के लिए ऑडिटर रखना है ना, तो वो किस पर्सन को रखेगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो सिर्फ यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए आएगा आपका एन इंडिविजुअल एलिजिबल ओनली इफ़ ही इज़ एन चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो तभी वो वहाँ पे एलिजिबल होगा। सेकंड आता है आपका फर्म। अब यहाँ पे हम देखते हैं पार्टनरशिप फर्म ऑफ अ सीए इन प्रैक्टिस। अब पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करते हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो प्रैक्टिस में है। अ फर्म शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। अब इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो भी आपके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स है ना, वो प्रैक्टिस करने चाहिए, मतलब सीए की वो प्रैक्टिस में हो और इंडिया के अंदर ही कर रहे हो, और साथ में तभी जाके उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी, और उस टाइम पे वो अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ पर एक्सेप्टेड होंगे। तो ये दो कंडीशंस थी इंडिविजुअल और फर्म्स की, ये हमने क्वालिफिकेशन कवर कर ली। इसके बाद में आता है आपका डिसक्वालिफिकेशन, जो आता है आपका सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 के अंदर। द फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। अब इसके अंदर कुछ ऐसे पर्सन्स के बारे में बात की गई है जो कि यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट के लिए। तो फर्स्ट आता है आपका अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। अब जो भी आपका बॉडी कॉर्पोरेट होगा ना, वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर जाता है। अब यहाँ पे हम एलएलपी के बारे में बात नहीं कर रहे, बॉडी कॉर्पोरेट सभी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करते हैं। एन एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे कोई कंपनी का ऑफिसर है, मतलब उसी कंपनी का वो ऑफिसर है और वहीं पे वो ऑडिटर बनना चाहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर आप उसी कंपनी के एम्प्लॉय हो और आप वहीं पे ऑडिटर बनना चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा।
तो जो भी पर्सन है वो उस कंपनी का ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। तो ये इसका एक डिस्क्वालिफिकेशन आता है। इसके बाद में थर्ड आता है आपका अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग। मतलब जो भी आपका पार्टनर है, एम्प्लॉय है या फिर वो ऑफिसर है, वो सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट किसी भी कंपनी से यहाँ पे उसका भी एम्प्लॉय या ऑफिसर नहीं होना चाहिए। अगर वो वहाँ पे उसका एम्प्लॉय, ऑफिसर या पार्टनर होता है तो तब भी वो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा एज एन अपॉइंटमेंट फॉर एन ऑडिटर। फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आता है अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, कि जो भी पर्सन है ना, या तो वो अपने कोई रिलेशन में या अपने रिलेटिव्स को भी यहाँ पे ऑडिटर नहीं बना सकता है। इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और एक्ससीडिंग ₹1,00,000, इज इनडेप्टेड इन एक्सेस ऑफ ₹5,00,000, मतलब उसने डेप्ट जो है वो चुकाया नहीं है 5 लाख से ज़्यादा तक का, या फिर यहाँ पे 1 लाख तक की जो सिक्योरिटी है वो उसने पे नहीं की है। हैज़ गिवन गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इट्स इनडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन ₹1,00,000। तो ये सभी कंडीशंस यहाँ पे देखी जाती है कि कौन सी डिस्क्वालिफिकेशंस होती है ऑडिटर्स की, कि किन कंडीशन में वो पर्सन वहाँ पे एलिजिबल नहीं माना जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। इसके बाद में आता है आपका इफ़ ही रिलेटिव इज डायरेक्टर और KMP एट्सेट्रा इन द कंपनी। मतलब वो जो कंपनी है ना उसके अंदर ना तो वो रिलेटिव हो सकता उसका, ना ऐसा होना चाहिए कि वो डायरेक्टर है या फिर वो KMP, ये सब भी यहाँ पे माना नहीं जाएगा। KMP आता है आपका की मैनेजरियल पर्सोनल। तो ये सभी वहाँ पे कोई भी पर्सन वो नहीं होना चाहिए, अगर वो होता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। तो ये कवर होता है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 के अंदर। फुल टाइम एम्प्लॉय एल्सवेयर, मतलब कोई पर्सन है वो किसी और कंपनी के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉय है और वो चाहता है किसी और कंपनी के अंदर ऑडिटर बनना, तो अगर वो किसी और कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉय है वो तब भी वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। इज ऑडिटर इन मोर देन 20 कंपनीज, अगर जो ऑडिटर है ना वो एक से मतलब 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनीज के अंदर वहाँ पे ऑडिटर का काम कर रहा है तो उस वो तब भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। कन्विक्टेड पर्सन, मतलब उस पर्सन के ऊपर वहाँ पे कोई केस वगैरह चल रहा है या उसने कोई क्राइम कर रखा है तो तब भी वो एज एन ऑडिटर वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता, वो तब भी वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंगेज इन कंसल्टिंग एंड स्पेशलाइज सर्विस, मतलब वो किसी और काम में भी वहाँ पे एंगेज्ड है, किसी और काम या किसी और सर्विस के अंदर भी वो काम कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर वो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एज एन ऑडिटर। तो ये थी इसकी डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आती है आपकी पावर्स ऑफ अ कंपनीज ऑडिटर। अब क्या क्या इसकी पावर्स होती है, तो उसके अंदर आता है राइट टू सीक बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब उसके पास में ये राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वहाँ पे एक्सेस कर सकता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, वहाँ पे उसको देख सकता है। राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर, अगर उसको कुछ भी ऐसी गड़बड़ी लगती है तो वो क्या कर सकता है, वो जो भी पर्सन है उससे वहाँ पे जो भी ऑफिसर है या जो भी एम्प्लॉयज़ है उससे वहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को मांग सकता है और साथ में वो उसके एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे मांग सकता है कि आपने ये जो ट्रांजैक्शन है ऐसा क्यों किया, तो या फिर जो भी रिपोर्ट्स होंगी ना तो उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। राइट टू विजिट ब्रांच, अब उसके पास में ये राइट होता है कि वो वहाँ पे जो ब्रांच है उसको भी जाके विजिट कर सकता है। राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, अब इसके पास ये राइट होता है ऑडिटर्स के पास में कि इसको रेम्यूनरेशन जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। राइट टू रिसीव नोटिस एंड अदर कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू जर्नल मीटिंग एंड अटेंड देम, अब इसके पास में ये राइट होता है कि वो जर्नल मीटिंग को वहाँ पे अटेंड कर सकता है। राइट टू हैव अ लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस, अब इसके पास में ये राइट होता है कि ये लीगल या फिर टेक्निकल एडवाइस जो है वो भी ले सकता है। तो ये आते हैं कुछ पावर्स जो है ऑडिटर्स की, जिसमें आता है आपका सबसे पहले कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, जो भी पर्सन है या जो भी एम्प्लॉय है ऑफिसर है उससे वहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, वो यहाँ पे ब्रांच को विजिट कर सकता है, उसको वहाँ पे रेम्यूनरेशन जो है वो मिलेगी। साथ में आता है आपका जो भी आपका ऑडिटर है वो जर्नल मीटिंग अटेंड कर सकता है और साथ में वो लीगल और टेक्निकल एडवाइस भी वहाँ पे दे सकता है और किसी से ले भी सकता है। तो ये आता है आपका कंपनी ऑडिटर्स की पावर। इसके बाद में आती है आपकी कुछ ड्यूटीज़ कंपनीज ऑडिटर की। ड्यूटी टू मेक इंक्वायरी, अब यहाँ पे ये ऑडिटर की ड्यूटी बन जाती है कि वो टाइम टू टाइम इंक्वायरी करे, वहाँ पे चेक करे, वहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जाके चेक करे, तो ये सब उसके इंक्वायरी करना एक ड्यूटी बन जाती है।
ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट, अब यहाँ पे इसकी ये ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट्स को वहाँ पे बनाए, रिपोर्ट्स को चेक करे। ड्यूटी टू रिपोर्ट अंडर वॉलंटियर वाइंडिंग अप, अगर जब भी वॉलंटियर वाइंडिंग अप हो रहा है तो उसके अंदर भी उसे रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, ये इसकी ड्यूटी है। ड्यूटी टू हेल्प इन्वेस्टिगेशन, अब कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके अंदर भी वो हेल्प कर सकता है कंपनी का ऑडिटर। ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड, अगर कोई कंपनी के अंदर फ्रॉड हो जाता है तो उसको रिपोर्ट करना भी ऑडिटर की जिम्मेदारी बन जाती है। ड्यूटी टू रिपोर्ट एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे ऑडिटर की जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर कोई भी अदर मैटर हो रहा है तो उसके बारे में रिपोर्ट देना सेंट्रल गवर्नमेंट को। कंप्लाइंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को वहाँ पे देखना। ड्यूटी टू सर्टिफाई द स्टेटमेंट कंटेन इन प्रोस्पेक्टर, अब इसके अंदर वो टाइम टू टाइम ये चेक करेगा कि मतलब प्रोस्पेक्टस के अंदर ये स्टेटमेंट गिवन है या नहीं है, या जो भी उसमें गिवन चीज़ें हैं वो वहाँ पर हो रही है या नहीं हो रही। तो ये कुछ आती है यहाँ पे ड्यूटीज़ कंपनीज ऑडिटर की। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पे बात करी है ऑडिटर्स की। सबसे पहले हमने देखा ऑडिटर्स की डेफिनेशन, उसके बाद में हमने यहाँ पे कुछ सेक्शंस के बारे में बात की है जो आपके रिलेट करते हैं ऑडिटर से। इसके बाद में हमने सेक्शन 141 में आ जाएगा आपका डिस्क्वालिफिकेशन, और साथ में हमने पावर्स और ड्यूटीज़ के बारे में बात की है आपके ऑडिटर्स की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।